स्वागत है दोस्तों अपना YouTube चैनल झारखंड उत्कर्ष में। आज हम लोग झारखंड इतिहास के आगे पूर्व मध्यकाल का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग क्षेत्रीय राजवंश को खत्म करने का प्रयास किया था और आज हम पूर्व मध्यकाल में झारखंड की स्थिति को देखेंगे कि क्या पूर्व मध्यकाल से झारखंड का कोई संबंध था, और अगर संबंध था तो कौन कौन सा शासक झारखंड से संबंधित थे। इन तमाम बातों का जिक्र हम आज की क्लास में करेंगे। पहले समझते हैं कि पूर्व मध्यकाल होता क्या है। जब हम इंट्रोडक्शन क्लास पहली क्लास जब लिए थे तो उस वक्त मैंने बताया भी था कि ये जो हम पूर्व मध्यकाल की हम बात कर रहे हैं, पूर्व मध्यकाल ये जो हिस्सा है पूर्व मध्यकाल, इसका पूर्व मध्यकाल हम लोग अगर देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना से लेकर के हम लोग इसको देखें पूर्व मध्यकाल हर्ष की मृत्यु से लेकर के, अर्थात हम लोग देखेंगे कि हर्ष की मृत्यु कब होती है। तो हर्ष की मृत्यु 647 ईस्वी में होती है और ये दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी में स्थापना होता है। तो 647 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक के कालखंड को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। हमको इस पूर्व मध्यकाल हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि 647 में हर्ष की मृत्यु होती है। समझिएगा ध्यान से कि हर्ष की मृत्यु होती है और 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। अब इन दोनों बातों को हम लोग समझें जरा, क्या हम कहना चाह रहे हैं। मतलब ये हर्ष की मृत्यु हो रही है 7वीं सदी में, और 7वीं शताब्दी में जब हर्ष की मृत्यु होती है, वैसे क्षेत्रीय राजवंश जो होते हैं, जो इनके क्षेत्र में एक पूरे देश को, अपने साम्राज्य को, अपने क्षेत्र को एकजुट करके रखे थे, वह धीरे धीरे क्या होने लगा था, बंटना प्रारंभ हो गया था। क्षेत्रीय राजवंशों का उदय होने लगा था। हर्ष एक ताकतवर, हर्ष एक महान व्यक्ति था, एक चालाक व्यक्ति था जो एक अपने साम्राज्य को एकत्रित करके आगे ले जा रहा था। लेकिन जब हर्ष की मृत्यु होती है तो धीरे धीरे क्षेत्रीय राजवंश अपने आप को स्वतंत्र करना प्रारंभ कर देते हैं। और इन्हीं क्रम में भारत के दक्षिण में, भारत में, पूरे भारत में जो 3 क्षेत्रीय राजवंश थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे। 3 भारतीय इतिहास की हम बात कर रहे हैं तो 3 जो हम लोग देखेंगे, 3 नए राजवंश का आगमन होता है हर्ष की मृत्यु के बाद। 3 नए राजवंश का आगमन। अब ये जो 3 नए राजवंश है, इसे हम लोग देखेंगे कि ये 3 नए राजवंश भारत में सबसे शक्तिशाली कौन था। तो अगर हम बात करें 3 शक्तिशाली राज्य का, ये सारा जो बात हम जो कह रहे हैं वो भारतीय इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन झारखंड के संदर्भ में हम इसलिए इसको थोड़ा सा कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो इस वक्त 3 राजवंश नए कौन कौन थे, तो हम देख रहे थे पूर्वी भारत की ओर शासन कर रहा था पाल वंश। क्या कर रहे थे, कौन कर रहे थे, पाल वंश। ये पाल वंश शासन कहां कर रहे थे, पूर्वी भारत में। मतलब जो आपका बंगाल का इलाका है, बिहार बंगाल का जो इलाका है, वहां पाल वंश शासन कर रहा था। जो आप असम का इलाका जो आप देख पा रहे होंगे, पाल वंश शासन कर रहा था। उसके बाद जो आपका जो उदय होता है एक राष्ट्रकूट वंश का, एक राष्ट्रकूट वंश है। आप लोग पढ़ेंगे मध्यकाल में ही राष्ट्रकूट वंश के बारे में, पूर्व मध्यकाल में ही हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश के बारे में। राष्ट्रकूट वंश हो गया। और एक था गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार
हम डायग्राम के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं ताकि डायग्राम से आपके मस्तिष्क में फिट हो जाए। इसलिए हम झारखंड का जितना भी क्लास ले रहे हैं कहीं ना कहीं हम डायग्राम के माध्यम से आप तक पहुंचने का काम कर रहे हैं, पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और उम्मीद भी करते हैं कि झारखंड आपको इंटरेस्टेड बन जाएगा। थोड़ा सा पूरा इस वीडियो को देखने का प्रयास करें, पूरी क्लास को आप देखें, अंत तक देखें, तब समझ में आएगा। अब हम लोग बात करते हैं, आइए शुरुआत करते हैं। इधर हम देख रहे थे कि 3 राजवंश का उदय होता है कहां पे, भारत में। उस वक्त बहुत ही शक्तिशाली ये तीनों थे। लेकिन ये तीनों क्यों आए भाई? सबसे पहले इसका क्षेत्र में अगर देखा जाए तो राष्ट्रकूट जो आपका शासन कर रहा था ये दक्कन में कर रहा था। दक्कन का इलाका आप देख पा रहे होंगे, गुजरात के नीचे का इलाका, महाराष्ट्र का क्षेत्र जो होता है, वहां पर ये पूरा का पूरा शासन कर रहे थे राष्ट्रकूट वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश जो शासन कर रहे थे, आप देखेंगे पश्चिमी भारत व मध्य भारत की ओर शासन कर रहे थे। कहां? पश्चिमी भारत व मध्य भारत, मध्य व पश्चिम भारत, मध्य व पश्चिम भारत। राजस्थान का जो इलाका आप देखेंगे उधर थोड़ा सा, और थोड़ा इधर आप मध्य भारत को टच करता है, थोड़ा गुजरात को भी टच करता है। तो उस समय का जो मध्य भारत, ठीक है, अभी वर्तमान में मध्य व पश्चिम भारत हम लिख रहे हैं अभी के समय में। अगर हम इस बात को देखें थोड़ा सा, इन तीनों का राजवंश, हम यहाँ एक मानचित्र आपको थोड़ी सी जानकारी दे रहे हैं कि कहां कहां शासन कर रहे थे। ये जो आप इलाका देख पा रहे होंगे, ये थोड़ा सा हमारा प्यारा महान भारत है। इसे आप थोड़ा सा समझिए, क्योंकि ये पूरा बेहतरीन ढंग से नहीं बनाए, समझने के लिए बनाए। अब देखिएगा कि ये तीनों शासन जो कर रहे थे, यहां पर आपका इधर पाल वंश शासन कर रहे थे पूर्वी भारत की ओर। इधर जो आपका पूर्वी भारत की ओर कौन शासन कर रहे थे? पाल वंश बंगाल में शासन कर रहे थे, इधर बंगाल बिहार जो हम लोग देख रहे हैं। और अगर इस बात को अगर देखा जाए तो इस इलाका में देखेंगे, इस इलाका में तो शासन कर रहा था गुर्जर प्रतिहार। इधर शासन कर रहा था कौन? गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार ये इधर शासन कर रहे थे, गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, ये पूरा मतलब पूरा ये हिस्सा जो आप नहीं दिखा रहे पूरा भारत का, हम इधर की थोड़ा सा जानकारी दे रहे हैं आपको गुर्जर प्रतिहार का। इधर गुर्जर प्रतिहार शासन कर रहा था। और अगर हम बात करें राष्ट्रकूट वंश का, तो ये जो हिस्सा है पूरा, ये दक्कन का हिस्सा, इधर जो हिस्सा जो आपका देख पा रहे होंगे, ये यहां पर शासन कर रहा था कौन? राष्ट्रकूट वंश। कौन? राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश, ठीक है। अब राष्ट्रकूट वंश ये तीन दिशा से हो गए, तीनों दिशाओं से। तब ये इन लोग तीनों युद्ध मतलब लड़ाई करते हैं, किस लिए भाई? कन्नौज के लिए। अब कन्नौज जो था, यहां था आपका कन्नौज। अब इस इलाका के लिए, क्योंकि कन्नौज जो था सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसलिए ये तीनों चाहते थे कि कन्नौज का कब्जा हमारे हाथों में हो, कन्नौज का क्षेत्र हमारे हाथों में हो। क्या ये बात समझ में आ रहा है कि कन्नौज के लिए इन लोग संघर्ष कर रहे थे तीनों। अब तो बात यहां हम लोग देख रहे हैं, यहां तक क्लियर होगा कि ये तीनों वंश किस लिए? तो कन्नौज के लिए क्या कर रहे थे? प्रतिबद्ध थे, कन्नौज के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो हम बीच में कन्नौज लिख दे रहे भाई, कन्नौज। आप समझ जाएंगे कि तीनों राजवंश कन्नौज के लिए ही संघर्ष, कन्नौज के लिए संघर्ष कर रहे थे। ठीक है, संघर्ष कर रहे थे। अब जिस वक्त इन लोग, अब राष्ट्रकूट वंश का जो हम लोग देखेंगे, एक यहाँ इससे बहुत ही ज्यादा सवाल भी पूछा जाता है। भारतीय जब इतिहास पढ़ते तो वहां पूछा जाता है कि इनके संस्थापक कौन थे? तो दंती दुर्ग थे। राष्ट्रकूट के संस्थापक, ये सवाल आता भी है कि राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे? संस्थापक की अगर बात करें तो दंती दुर्ग थे। कौन? दंती दुर्ग। इसकी राजधानी जो थी मान्यखेत थी, राजधानी मान्यखेत, मान्यखेत। ठीक है, जबकि गुर्जर प्रतिहार का अगर हम देखें, संस्थापक जो थे हरिश्चंद्र थे। इनके संस्थापक, गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक जो थे, संस्थापक हरिश्चंद्र थे। ये तीनों, और पालवंश के जो संस्थापक थे, पालवंश के बारे में, इस पालवंश
इनके जो संस्थापक थे, संस्थापक थे गोपाल। कौन थे पालवंश के? गोपाल। तो तीनों की संस्थापक हम लोग देखे, हरिचंद्र, गोपाल, दंतीदुर्ग और इधर। अब हम लोग बात करते हैं कि जिस वक्त इन लोग शासन संघर्ष कर रहे थे, तो इस वक्त ऐसा हमें प्रमाण मिलता है कि इन तीनों राजवंश जो शासन कर रहे थे, तो ये पालवंश भी, इन तीनों युद्धों का भी असर झारखंड पर पड़ता है। अब उस वक्त जानकारी हमें पालवंश से देती है, पालवंश का एक शासक होता है, उस शासक का नाम हम लोग महेंद्रपाल थे। क्या नाम था? महेंद्रपाल। तो महेंद्रपाल का एक अभिलेख शिलालेख कह दीजिए, महेंद्रपाल का एक शिलालेख हमें मिलता है। कहां से भाई? तो झारखंड से। तो झारखंड के चतरा जिला में, ठीक है, चतरा जिला की किस जगह? तो इटखोरी से। तो इसका मतलब यह हुआ कि इटखोरी से इसका महेंद्रपाल का, अब यहां एक शासक, एक तो गोपाल शासक हो गया, दूसरा जो शासक पालवंश का है, जो सवाल बनेगा आपका जो शासक महेंद्रपाल है, कौन सा नाम है भाई? महेंद्रपाल। इसे याद रखेंगे, इसे थोड़ी सी हम जानकारी इसको दे रहे हैं। महेंद्रपाल। अब इस महेंद्रपाल के बारे में हम लोग अभी थोड़ा सा जानकारी। महेंद्रपाल क्या करते? इसका शिलालेख, महेंद्रपाल का जो शिलालेख मिलता है कहां? इटखोरी में मिलता है। सवाल यह आता है मेरे लाल कि महेंद्रपाल का जो शिलालेख है कहां से प्राप्त हुई है? तो इटखोरी से हुआ है। महेंद्रपाल किस वंश के थे? तो पालवंश के थे। किस वंश के थे? पालवंश के थे। इटखोरी किस जिला में स्थित है? तो चतरा जिला में स्थित है। तो ये सारी जानकारी यहां मिलेगी आपको। महेंद्रपाल, इसका शिलालेख, महेंद्रपाल का शिलालेख, इसका शिलालेख, ठीक है, कहां से मिलती है? तो इसका शिलालेख जो मिलती है इटखोरी से। कहां से मिलती है? इटखोरी से। तो इटखोरी से हमें जानकारी मिलती है। इटखोरी अभी वर्तमान समय में कहां आपका भाई? चतरा जिला। चतरा जिला, ठीक है, चतरा जिला में। अब हम ये देख रहे हैं महेंद्रपाल के बारे में, ऐसी ये कहानी इसकी 9वीं शताब्दी में हम लोग देख पा रहे हैं कि ऐसा लिखा जाता है कि 9वीं शताब्दी में इन लोगों का झारखंड से संबंध था। महेंद्रपाल, पालवंश के लोगों का झारखंड से संबंध था। तो इन तमाम बातें हम लोग देखे। इटखोरी, ये याद रखिएगा, महेंद्रपाल ये पूछा ही जाता है, बहुत ही हिट सवाल है ये पालवंश का, ठीक है, आप इसको देखेंगे। लेकिन जितना भी अगर देखा जाए, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस महेंद्रपाल के समकालीन 2 नागवंशी शासक हुए। जो नागवंश हम लोग पूरे पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है, उन्हीं में से इस महेंद्रपाल के 2 समकालीन शासक हुए नागवंश के। वो नागवंशी राजा कौन थे? एक तो थे मोहन राय। कौन थे? मोहन राय। तो इनके समकालीन कौन थे? हम यहां देख लेते हैं। समकालीन महेंद्रपाल के 2 लोग थे। कौन कौन? एक था मोहन राय और दूसरा था गजघंट राय। मोहन राय और गजघंट राय, ठीक है, समझ पा रहे हैं? महेंद्रपाल के समकालीन 2 नागवंशी राजा, ये नागवंशी जो भी हम लिख रहे हैं मोहन राय और गजघंट राय, ये नागवंशी राजा थे। समझ पा रहे हैं? तो ये दोनों नागवंशी शासक जो थे, किनके समकालीन थे भाई? तो महेंद्रपाल के समकालीन थे। अब यहां एक बात आता है, इसी गजघंट राय से, इन्होंने भी, गजघंट राय साहब ने महामाया मंदिर का निर्माण कराया। क्या? महामाया मंदिर। ये गजघंट राय जो है, यहां पे इनकी हम बारे में बात कर रहे हैं, गजघंट राय के बारे में। तो गजघंट राय जो है, ये महामाया मंदिर का निर्माण कराया था। कहां पे? महामाया मंदिर, ठीक है, ये महामाया मंदिर का निर्माण कराया था। ये महामाया मंदिर का जो निर्माण हुआ था वह 908 ईस्वी में हुआ था। 908 ईस्वी में महामाया मंदिर
का जो निर्माण हुआ, महामाया मंदिर का निर्माण 908 ईस्वी में। कब हुआ था मेरे दोस्त? 908 ईस्वी में। तो इसका मतलब सीधी सी सिंपल सी बात है, हम जब कह रहे हैं 9वीं शताब्दी में महेंद्रपाल का शासन चल रहा था, 9वीं शताब्दी का बात करें तो लगभग 885 से लेकर के 910 ईस्वी तक शायद इनका शासन काल था। 885 से 910 ऐसा माना जाता है इतिहासकार लोग। तो कहीं ना कहीं 9वीं शताब्दी में महामाया मंदिर का निर्माण हुआ था। 10वीं शताब्दी में 10वीं शताब्दी में महामाया मंदिर का निर्माण हुआ था किसने? गजघंट राय के द्वारा। ये कहां है महामाया मंदिर? कहां है? तो हापा मुनि गांव में। और हापा मुनि गांव कहां है? तो गुमला जिला में। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका महामाया मंदिर जो है वो कहां है आपका? गुमला जिला में। हम यहां इसे एरो दे रहे हैं। ये आपका जो गांव है हापा मुनि गांव में। कहां है? हापा मुनि गांव में। कहां पे? गुमला में। ठीक है। महामाया मंदिर का निर्माण कहां हुआ था? हापा मुनि गांव में, अभी वर्तमान के गुमला जिला में। यहां तक क्लियर है? तो इस प्रकार से पाल वंश के बारे में हमें जानकारी इतनी मिलती है। तो ये जो नागवंशी राजा है, ये मोहन राय और गजघंट राय, बार बार दोहरा रहे हैं इस बात को कि कौन दो नागवंशी शासक महेंद्रपाल के समकालीन थे? तो मोहन राय और गजघंट राय। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं मेरे लाल कि ये जो तीनों वंश में जो सबसे जीत हुई, जो फाइनली जीत हुई थी, वह हुई थी गुर्जर प्रतिहार की। इनकी जीत हुई थी। जब ये तीनों कन्नौज के लिए संघर्ष कर रहे थे तो जीत जो हुई थी, तो जीत किन्हें हुई थी? इन्हें फाइनली जीत मिल गई। जीत गए कौन? गुर्जर प्रतिहार। तो इस प्रकार से हम देख रहे थे कि इन तीनों राजवंशों का भी संबंध झारखंड से भी रहा है। अब इन तीनों राजवंशों का पालवंश का भी संबंध रहा है झारखंड से, जो हमें जानकारी मिलता है, जो हमने देखा अभी। यहां तक क्लियर है आप लोग? यहां तक क्लियर है? अब हम लोग समझते हैं कि उसके बाद एक बात यहां से हम इसे मिटाते हैं। इसे थोड़ा सा हम इसे मिटाते हैं, उसके बाद हम थोड़ी सी जानकारी और दे देते हैं इसी में। अब हम ये जो बात कर रहे हैं पालवंश के बारे में, ये जो पालवंश है ये हम यहीं पे हम लिख दे रहे हैं मेरे लाल। आप समझ जाइएगा कि ये जो पालवंश है ये पूर्वी भारत अर्थात बंगाल में शासन कर रहा था। बंगाल में पालवंश की स्थापना हुई थी, उधर ही पूर्वी भारत का, बिहार, बंगाल और असम का जो इलाका। अब ये जो पालवंश था, अब इसी पालवंश के समय में ही, पालवंश के शासन काल में या पालवंश के समय में ही मां भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण हुआ था। मां भद्रकाली की मूर्ति, ठीक है, इसी पालवंश के समय में। क्या? मां भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण, यहां लिख दे रहे हैं, मां भद्रकाली जो इटखोरी में है, मां भद्रकाली मूर्ति, मां भद्रकाली की मूर्ति, भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण, भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण किस काल में हुआ? तो पाल काल में, पाल वंश में। किस वंश के समय में हुआ? तो पाल वंश में हुआ। ठीक है। तो मां भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण किस वंश में हुआ था भाई? तो पाल वंश में हुआ था। ये जो है पालवंश विशेषकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे, इसलिए आप जब जाएंगे इटखोरी में तो वहां बौद्ध धर्म का केंद्र है इटखोरी। ठीक है। मां भद्रकाली जो मूर्ति हम लोग बोलते हैं वहां पे। तो पालवंश के बारे में हम लोग इतनी जानकारी हम लोग देखें। और इसके बाद जो हम लोग देखते हैं ये तीनों को, यदि ये तीनों का युद्ध होता है तो इन तीनों की लड़ाई को हम लोग बोलते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जानते हैं। भारतीय इतिहास में इन तीनों राजवंशों के द्वारा जो कन्नौज के लिए संघर्ष किया जाता है उसे भारतीय इतिहास में नाम दिया जाता है त्रिपक्षीय संघर्ष। किस नाम से मेरे दोस्त? त्रिपक्षीय संघर्ष। जब हम इतिहास जब पढ़ाएंगे तो वहां 3 त्रिवर्षीय संघर्ष के बारे में विशेष जानकारी देंगे। हमको केवल यहाँ काम था कि पालवंश को कनेक्ट करना था झारखंड से, इसलिए हमने इतना स्टोरी बताने का प्रयास किया। अब ये जो बात कर रहे हैं, अब दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है।
अब यहां दिल्ली सल्तनत की स्थापना, ठीक है, 1206 ईस्वी में होती है। अब दिल्ली सल्तनत की स्थापना यहां होती है 1206 ईस्वी में, तो इसे पूर्व मध्यकाल की माना जाता है। लेकिन एक बात, इसी शासनकाल में पूर्व मध्यकाल के समय में ही एक क्या हुआ था कि इसी वक्त झारखंड में पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को कलिंद प्रदेश कहा गया। एक साहित्य लिखा गया था पूर्व मध्यकाल में, पूर्व मध्यकाल के साहित्य में झारखंड को कलिंद प्रदेश कहा गया है, कलिंद प्रदेश कहा गया, ठीक है। झारखंड को कौन सा, कलिंद देश या कलिंद प्रदेश, देश या प्रदेश, आप लोग याद रखिएगा, कलिंद प्रदेश या देश जो भी आएगा आप देख लीजिएगा, ये सवाल आएगा तो आपको एकदम आएगा ही आएगा, तो एकदम आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए आप इसे जरूर याद रखेंगे। पूर्व मध्यकाल के साहित्य में झारखंड का जो जिक्र मिलता है पूर्व मध्यकालीन साहित्य में, पूर्व मध्यकाल के साहित्य में झारखंड को कलिंद प्रदेश कहा गया। कौन सा, कलिंद प्रदेश कहा गया, ठीक है। ये जानकारी मिलती पूर्व मध्यकाल से। पूर्व मध्यकाल में और क्या क्या हुआ था निर्माण भाई, एक मंदिर आप देखेंगे टांगीनाथ का मंदिर, तो टांगीनाथ का मंदिर भी निर्माण इसी समय में भी हुआ था। टांगीनाथ मंदिर का भी निर्माण हुआ, ठीक है। पूर्व मध्यकाल में टांगीनाथ मंदिर का निर्माण हुआ, जो आपका गुमला में, कहां पे, गुमला जिला में। ये जो गुमला जिला में आप देखेंगे ये चैनपुर जगह है, वहीं टांगीनाथ मंदिर कहां है आपका, चैनपुर में, और ये टांगीनाथ गुमला जिला में वर्तमान समय में। तो इस मंदिर का निर्माण भी पूर्व मध्यकाल में ही हुआ था। तो चैनपुर याद रखिएगा इसको, चैनपुर में टांगीनाथ मंदिर मिलेगा आपको, जब जाएंगे आप तो वहां देखेंगे चैनपुर में ही टांगीनाथ मंदिर है जो गुमला जिला में स्थित है। तो एक यहां हम लोग देखिए टांगीनाथ के बारे में हम लोग देखे, पूर्व मध्यकाल साहित्य में झारखंड को हम लोग देखने का प्रयास किया। और एक हम लोग देखेंगे जानकारी मिलता है जयदेव के संस्कृत साहित्य से, जयदेव की सांस्कृतिक परंपरा से। जयदेव कवि थे, ये क्या थे, कवि थे। झारखंड संबंध बनता है, ठीक है। यहां देखेंगे कि हम इस बात को केवल हम जिक्र कर रहे हैं कि जयदेव का जो सांस्कृतिक परंपरा से झारखंड संबंधित था। जयदेव के, समझ पा रहे हैं आप लोग, जयदेव कवि थे, उस कवि के सांस्कृतिक परंपरा से झारखंड संबंधित था, ऐसा माना गया जयदेव से। जयदेव से जानकारी मिलती कवि जयदेव के बारे में कि जो जयदेव के जो सांस्कृतिक परंपरा से झारखंड संबंध था। जयदेव के सांस्कृतिक परंपरा से क्या था, झारखंड संबंध था। इस बात को याद रखिएगा, अगर सवाल पूछे, हम यहां लिख नहीं रहे। अब जो बात ऐसा है कि 12वीं सदी में पहली बार एक शासक हुए नरसिंह देव द्वितीय, ठीक है। नरसिंह देव द्वितीय एक शासन हुए 12वीं सदी में। 12वीं सदी में पहली बार नरसिंह द्वितीय अपने आप को क्या कहते हैं कि नरसिंह देव द्वितीय जो थे खुद को झारखंड का राजा कहते थे। मतलब खुद को झारखंड का राजा घोषित करते हैं, खुद को झारखंड के राजा घोषित करते हैं। नरसिंह देव द्वितीय स्वयं को, खुद को झारखंड का राजा घोषित करते हैं, झारखंड का राजा घोषित करते हैं। ये इन्होंने अपने आप को कहते हैं कि मैं ही झारखंड का राजा हूं, मैं ही झारखंड का राजा हूं। ऐसा जानकारी पहली बार 12वीं सदी में पहली बार नरसिंह देव द्वितीय खुद को क्या बताते हैं कि झारखंड का राजा मैं ही हूं। और इसी के ताम्रपत्र पर, नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र पर पहली बार क्या मिलता है,
झारखंड का उल्लेख मिलता है। नरसिंहदेव द्वितीय, अब इसी को हम घेर दे रहे हैं हल्का, ठीक है। ये जो आप लोग साइड से लिख लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ एक मैप के माध्यम से बताना चाहिए, इसीलिए हम इसको नरसिंहदेव, यहाँ इसका एरो हम यहाँ खींच दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं मटेरियल। नरसिंहदेव द्वितीय के ताम्रपत्र, इसी के ताम्रपत्र पर, नरसिंहदेव द्वितीय इसके ताम्रपत्र पर पहली बार मेरे दोस्त, पहली बार झारखंड का उल्लेख मिलता है। इसके ताम्रपत्र पर पहली बार झारखंड का उल्लेख मिलता है, ठीक है। मतलब यह सवाल आएगा कि किस शासक के ताम्रपत्र पर पहली बार झारखंड का उल्लेख मिलता है या उल्लेख हुआ है, तो नरसिंहदेव द्वितीय। क्या याद रहेगा? बिल्कुल याद होना चाहिए इस बात का। अब इस प्रकार से हम लोग पूर्व मध्यकाल में हम इतनी बातचीत करते हैं। ये नरसिंहदेव जो थे उड़ीसा के शासक थे, नरसिंहदेव द्वितीय उड़ीसा के शासक थे। नरसिंहदेव द्वितीय जो थे उड़ीसा के शासक थे। कहां के थे? उड़ीसा के। तो आप इसे यहाँ उड़ीसा लिख लेंगे या याद रखेंगे कि नरसिंहदेव द्वितीय उड़ीसा के थे, ठीक है। यहां तक क्लियर है। झारखंड का उल्लेख, इस बात का याद रखिएगा, यह झारखंड का उल्लेख पहली बार, जहां जहां पहली बार आता है वहां आपको पहली नजर रखने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, वहां आप याद रखेंगे। आइए अब इस प्रकार से हम पूर्व मध्यकाल को झारखंड के संदर्भ में पढ़ने का प्रयास किया। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद एंट्री हम लोग होगा मध्यकाल में। मध्यकाल में झारखंड को अब जानने का प्रयास करेंगे कि मध्यकाल में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं आगे की क्लास में, तो हम उसे देखने का प्रयास करते हैं कुछ मिनटों में। मिला? ठीक है, आगे देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो चीज है, जितना भी हम बता रहे हैं डायग्राम के माध्यम से, आप लोगों के मस्तिष्क में अगर जाता है, समझ में आता है, तो जरूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि कमेंट से ही हमें एक ऊर्जा, ये खास करके ये जो वीडियो बना रहे हैं हम झारखंड के विद्यार्थियों के लिए बना रहे हैं, झारखंड के विद्यार्थियों के लिए बना रहे हैं, झारखंड के दोस्तों के लिए बना रहे हैं, ठीक है। अब इस बात को हम लोग देखते हैं। अब हम लोग पूर्व मध्यकाल से अब एंट्री कर जाते हैं मध्यकाल में। अब मध्यकाल में झारखंड देखते हैं। मध्यकाल में झारखंड, मध्यकाल में झारखंड या मध्यकालीन झारखंड, ये भी हम लोग कह सकते हैं। अब इस मध्यकाल में झारखंड हम लोग अगर देखने का बात करें तो पूरे मध्यकाल को हम लोग पढ़ेंगे 3 टुकड़ों में बांटकर। झारखंड को पूरे मध्यकाल में अध्ययन करेंगे 3 टुकड़ों में बांट करके। वह 3 टुकड़ा कौन कौन है मेरे लाल? तो पहला आप देखेंगे कि एक तो आपका मिलेगा, एक तो मिलेगा जिसको बोलते हैं गुलाम वंश, गुलाम वंश नहीं, इसको बोलिए दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, पहला दिल्ली सल्तनत को पढ़ने का प्रयास करेंगे। और दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे, दूसरा हम लोग मुगल काल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मुगल काल, मुगल काल। और तीसरा हम लोग जो पढ़ेंगे उत्तर मुगल काल, उत्तरवर्ती मुगल काल, उत्तर मुगल काल या उत्तरवर्ती मुगल काल। मुगल काल मतलब उत्तर मुगल काल से ही मुगलों का पतन होना प्रारंभ हो जाता है, और उसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक इतिहास में प्रवेश कर जाते हैं। तो इन तीन खंडों में बांट करके हम झारखंड का अध्ययन करेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं ये बहुत ही डीप हम लोग जाकर के प्रयास कर रहे हैं पढ़ने का, कनेक्शन करने का। किताब में तो मिलता ही मिलता है, लेकिन किताब की सारी बातें हमारे मस्तिष्क में नहीं बन पाती है, उसका इमेज नहीं बन पाता है। उसी इमेज को हम आपके सामने प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, और उस प्रस्तुतिकरण से मुझे विश्वास है कि आपको झारखंड में इंटरेस्ट के साथ साथ एक जबरदस्त पकड़ भी बनेगी, ये हम उम्मीद करते हैं। आइए अब मध्यकाल में झारखंड को जिस प्रकार के भारतीय इतिहास में लोग दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, उत्तर मुगल काल में बांटा जाता है, यही 3 कालखंड में बांट करके मध्यकाल इतिहास हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन झारखंड के संदर्भ में क्या बातचीत करेंगे हम लोग? तो झारखंड के संदर्भ में अगर हम देखें
तो दिल्ली सल्तनत में भी, अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत में भी 5 राजवंश हुए। अब 5 राजवंश हम देखें तो उसे भी हम देख लेते हैं। 5 राजवंश कौन कौन है। एक तो पहला हम लोग देखेंगे गुलाम वंश। क्या देखेंगे? गुलाम वंश, ममलुक वंश। हम लोग पहला क्या देखेंगे? ममलुक या मामलुक, ममलुक वंश। इसी का दूसरा नाम है गुलाम वंश। इसी का नया नाम, मतलब दूसरा नाम है, और तीसरा नाम है गुलाम वंश के बाद गुलाम वंश हो गया, ममलुक वंश हो गया, और एक हो गया इलवरी वंश। इलवरी वंश, ठीक है, इलवरी वंश। अब हम लोग जो बात करते हैं इलवरी वंश, मामलुक वंश, गुलाम वंश और इलवरी वंश, यहां तक हम लोग देखने का प्रयास किए। उसके बाद इस वंश के बाद आता है खिलजी वंश। क्या आता है? गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश, ठीक है, तुगलक वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक है, कितना शासन हो गया? 5 हम लोग देखेंगे, 5 वंश के बारे में। मतलब अगर दिल्ली सल्तनत में देखें तो 5 राजवंशों का शासन था। 5 राजवंशों का शासन हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये झारखंड में जिस प्रकार से देखेंगे कि अब हम लोग दिल्ली सल्तनत की स्थापना अगर बात करें तो मोहम्मद गोरी 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। भारत में आकर के तराइन का प्रथम युद्ध होता है, जब भारत का नेतृत्व भारत की तरफ से जो करते हैं पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान से तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी हार जाते हैं। अब जब ये हार जाते हैं तो होता क्या है कि दूसरी बार जब तराइन का द्वितीय युद्ध भारत में हिंदुस्तान में लड़ते हैं 1192 में, एक साल बाद 1192 ईस्वी में ही, तो इस तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज चौहान से जीत जाते हैं। पहली बार पृथ्वीराज चौहान से हार जाते हैं और 1192 में दूसरी तराइन के युद्ध में जीत हासिल होती है। और जब ये जीत करके वापस जाते हैं, अपना राज्य की ओर जाते हैं जीत करके, तो इन सारा जो भारत में जो जीते हुए प्रदेश थे वह अपने गुलामों को दे देते हैं। और अपने गुलामों का मतलब क्या होता है कि इस प्रकार कि गुलाम वंश इसलिए दिया गया है क्योंकि उसका मोहम्मद गोरी का 3 गुलाम थे, मतलब 3 गुलाम हुए। कुतुबुद्दीन ऐबक भी गोरी का हम लोग देख रहे हैं गुलाम थे। तो अपने गुलामों को वह क्षेत्र सौंप करके वापस अपना राज्य चल दिए। अब जैसे ही मृत्यु हो जाती है मोहम्मद गोरी की, वैसे ही अपना अपना क्षेत्र में सत्ता स्थापित करना प्रारंभ कर देते हैं भारत में। तो भारत में जो शासन स्थापित किए गुलाम वंश के जो नाम से किए, उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। उस व्यक्ति का क्या नाम है जिसने मामलुक वंश की स्थापना की, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की, जिसने इलवरी वंश की स्थापना की, उस व्यक्ति का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आइए इस कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ी सी अब जो है, अब इस कुतुबुद्दीन ऐबक में अगर हम इसका टाइम पीरियड देखें, तो 1206 ईस्वी में स्थापना हुई थी। दिल्ली सल्तनत को हम लोग पढ़ते हैं 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी 1526 ईस्वी तक, 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक का शासन कालखंड को दिल्ली सल्तनत हम लोग पढ़ते हैं। अब इस 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी, 1206 से 1290 ईस्वी तक इनका शासन कालखंड रहता है। 1290 से 1320 तक इसका शासन कालखंड रहता है। अब जो 1320 है, अब 1320 से 1414 ईस्वी तक, 1320 से 1414 ईस्वी तक तुगलक का रहता है।
1414 से 1451 तक सैयद वंश का शासन कालखंड रहता है, और लोदी वंश का 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक शासन कालखंड रहता है। तो 1451 से 56 हम देख पा रहे हैं, ये कालखंड हम जो लिखे इसको याद रखिएगा, आपको क्रमबद्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी। 1206 से 90, 1290 से 1320। अब हम लोग मामलुक वंश के बारे में देखें कि जिस वक्त गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, जिस वक्त गुलाम वंश की स्थापना हुई थी हिंदुस्तान में, उसी वक्त झारखंड में कौन कौन सा राजा शासन कर रहे थे। तो मेरे लाल, तो आप समझिएगा कि इस झारखंड में जो स्थापना, झारखंड में जो झारखंड में 3 शासक नागवंशी शासक हुए, 3 महत्वपूर्ण नागवंशी शासक 3 हुए जो इस वक्त शासन चला रहे थे झारखंड में। पहला जो नाम था हरिकर्ण, शिवकर्ण, बेनुकर्ण। ठीक है, हरिकर्ण, शिवकर्ण, कहीं कहीं हरिकर्ण राय भी लिखता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, हरिकर्ण राय भी लिखता है तो उसमें दिक्कत नहीं, आप समझिएगा। शिवकर्ण, और एक आपका जो है बेनुकर्ण, बेनुकर्ण, बेनुकर्ण। अब हरिकर्ण का यदि कालखंड देखा जाए तो 1206 से 1234 ईस्वी, 1206 से 1234 ईस्वी तक इसका कालखंड रहता है, और इसका 1235 से 1276, 1235 से 1276 ईस्वी तक कालखंड रहता है। और बेनुकर्ण का अगर देखें तो 1277 से 1299 ईस्वी तक, 1299 ईस्वी तक इसका शासन कालखंड रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि जिस वक्त गुलाम वंश की स्थापना होती है उसी वक्त हमारे नागवंशी राजा, 3 नागवंशी राजा झारखंड में शासन कर रहे थे, हरिकर्ण, शिवकर्ण, बेनुकर्ण, हरिकर्ण, शिवकर्ण, बेनुकर्ण। मेरे दोस्त, ये जो है ये तीनों के तीनों नागवंशी राजा थे। अब इससे आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, पूरा मामलुक वंश से ही संबंधित ये क्लास अगले कालखंड में, अगले क्लास में बताएंगे पूरी डिटेल्स के साथ। इसलिए पूरा क्लास को आप देखें, पूरी क्लास को देखें तो एक समझ विकसित होगी। थैंक यू।